हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, एजुकेशनल साइकोलॉजी को बिल्कुल शुरुआत से हम लोग पढ़ रहे हैं। मैं सुधा त्रिवेदी आप लोगों के साथ लगातार डिस्कस कर रही हूँ एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में। इसके पहले जो वीडियो रहा ये सेकंड पार्ट है हमारा इस सीरीज़ का। इसके पहले जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था, कहाँ से ओरिजिन हुआ है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, वो सब हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा कर के देख सकते हैं। अभी बात करने वाले हैं नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो दोस्तों, अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो में साथ में रहे हैं, आपने देखा है, तो आप 2-3 पॉइंट के नेचर क्या होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, ये बड़ी आसानी से आप लोग बता सकते हैं। सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दैट इट इज़ द अप्लाइड ब्रांच ऑफ EP इज द अप्लाइड ब्रांच ऑफ, किसकी ब्रांच है? अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। दूसरा पॉइंट भी आप बता सकते हैं आसानी से, दैट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन प्लस साइकोलॉजी। देखिए, कई बार क्या होता है, बच्चे बता नहीं पाते कि ये अप्लाइड साइकोलॉजी का पार्ट है। साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स जहाँ अप्लाई होते हो तो वह क्या, वो किसका पार्ट हो जाएगा? अप्लाइड साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी के प्रिंसिपल हम एजुकेशन में यूज़ करते हैं, इसलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होगी? अप्लाइड साइकोलॉजी का एक ब्रांच हो गया। ठीक है। नाउ थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड यहाँ पर हो जाएगा दैट इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशन। साइकोलॉजी की मैंने डेफिनेशन बताई थी आप लोगों को, क्या? इट इज़ द प्रोफेशन दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है। अब यहाँ पर क्या साइकोलॉजी पूरे ह्यूमन बिहेवियर को कंसिडर कर रही है क्या, स्टडी कर रही? नहीं, सिर्फ एजुकेशनल सेटिंग में। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द science where behavior of human is studied in educational setting। एजुकेशनल सेटिंग, कॉलेज, स्कूल, कहीं पर भी हो, एजुकेशनल सिस्टम में जब साइकोलॉजी का यूज़ करके ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की जाती है, बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछा गया तो उसका कैसा रिस्पॉन्स हो सकता है, देख के पता लगा लेंगे कि बच्चे को ये आता है या नहीं आता है। तो क्या यूज़ हो रहा है? साइकोलॉजी यूज़ हो रही है। कितना कैसे बताया तो बच्चे को समझ में आया, क्या नहीं बताया तो समझ में नहीं आया, ये सब क्या साइकोलॉजी के पार्ट है। तो जब एजुकेशन में साइकोलॉजी का यूज़ होता है, दैट इज़ द एजुकेशनल साइकोलॉजी। ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना इन एजुकेशनल सेटिंग, दैट इज द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? अब इट इज़ कंसर्न अबाउट, EP इज कंसर्न अबाउट, अभी मैंने किस चीज़ के बारे में कंसर्न रहता है एजुकेशनल साइकोलॉजी भी बताया था पिछले वीडियो में। इज कंसर्न अबाउट चाइल्ड, इट्स ग्रोथ एंड ग्रोथ नीड्स, बच्चे की क्या नीड्स हैं, एंड पोटेंशियल। बच्चे के क्या क्या पोटेंशियल्स है, बच्चे की ग्रोथ क्या है, बच्चे की नीड्स क्या है, बच्चे का कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है? कंसर्न रहती है। तो ये इसका क्या है? नेचर है ना। फिर नेक्स्ट आता है इसमें, इट इज़ अ डायनेमिक, एजुकेशन साइकोलॉजी इज डायनेमिक इन नेचर। अब डायनेमिक इन नेचर, इसको आप कैसे समझेंगे? देखिए, हर इंसान का बिहेवियर अलग होता है, तो अलग अलग सिचुएशंस हमारे सामने आती है अकॉर्डिंग टू पर्सन्स बिहेवियर। पर्सन के बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमारे सामने सिचुएशन आती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी साइकोलॉजी लगाते हैं, अलग अलग प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं।
ठीक है। तो एक ऐसी थीम नहीं है कि भाई साइकोलॉजी का ये एक प्रिंसिपल है, बच्चे को पढ़ाने में ये प्रिंसिपल या हर सिचुएशन में ये प्रिंसिपल यूज़ होगा, नहीं। अलग अलग लाइफ में अलग अलग सिचुएशन होती है, हर एक इंसान का बिहेवियर अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग तरीके के प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं। मतलब डायनेमिक, बार बार चेंज आ रहा है उनमें, स्टैटिक वो नहीं है। स्टैटिक मतलब रुकाव नहीं है उसमें, डायनेमिक है मतलब बदलता हुआ है। प्रिंसिपल्स को आप अलग अलग तरीके से बदल करके अप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। मान लीजिए एक बच्चा जो है लेक्चर मेथड से नहीं समझ पा रहा है, तो उस बच्चे को आपने समझाने के लिए डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड समझाई। वहीं तीसरा बच्चा ऐसा है कि ना उसे अकेले लेक्चर से समझ में आ रहा है ना अकेले डिमॉन्स्ट्रेशन से, तो आपने किन्हीं और दो जो है टीचिंग मेथड्स को मिक्स करके फिर उसे समझाने की कोशिश करी, ठीक है। तो ये तरीके हुए, मतलब क्या हुआ कि उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए आपने अलग अलग प्रिंसिपल्स लगाए, वहाँ पर अलग अलग मेथड्स यूज़ करी, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर डील विथ हाउ, व्हेन एंड व्हाट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन साइकोलॉजी डील्स विथ हाउ, व्हेन एंड व्हाट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर साइकोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ऑल इंडिविजुअल इन द, ये हम कर चुके हैं दैट सिर्फ साइकोलॉजी जो है वो किसी भी इंसान के ओवरऑल बिहेवियर के बारे में बात करती है, पर एजुकेशनल साइकोलॉजी सिर्फ एजुकेशनल सेटिंग में पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए किन किन प्रिंसिपल्स का यूज़ करना है सिर्फ उनसे रिलेटेड होती है, ठीक है ना। इसमें और क्या हो जाएगा, यस ये इम्पॉर्टेंट आप लोगों को ध्यान से लिखना चाहिए, इसको सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो ये, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं इसलिए हमने ये यहाँ पर पॉइंट लिए, दैट एजुकेशनल साइकोलॉजी गिव्स गाइडलाइंस और टेक्निकल टिप्स या टेक्निकल गाइडलाइंस for giving education to the pupil in a satisfactory way, for giving education to the pupil in the satisfactory way, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, एजुकेशनल साइकोलॉजी से हमको कुछ ऐसी टिप्स या ऐसी टेक्निकल गाइडलाइंस मिलती है जिससे कि हम बच्चे की एजुकेशन को एक सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक तरीके से उसकी एजुकेशन को हम कंप्लीट करवा सकते हैं। तो ये सब क्या है, दैट आर द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी अपने आप में इन सब चीज़ों पर ध्यान रखती है या ये काम करती है, दैट इज़ द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब आगे बढ़ेंगे आगे हम देखेंगे स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे व्हाट इज़ द नीड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। पढ़ क्यों रहे हैं भाई हमें, ठीक है। तो ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं व्हाट इज़ द नीड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका आंसर दोस्तों आपको इन क्वेश्चंस में मिलेगा। एक टीचर होने के नाते आपको, या एक इंसान होने के नाते हमारे दिमाग में ये कई बार आता भी है, और आप अगर नहीं आया है तो आना चाहिए, दैट हाउ डू चाइल्ड एक्वायर स्किल। कोई भी बच्चा है या हम खुद हैं तो हमने कोई स्किल्स कैसे एक्वायर करी, कैसे हमें कोई स्किल आई, किसी को ड्राइंग आई तो कैसे आई, कोई बहुत अच्छा लिख लेता है तो कैसे लिख लेता है, कोई बहुत अच्छा गाना गा लेता है तो कैसे गा लेता है, तो कैसे किसी को कोई स्किल मिलती है, कैसे हम सीखते हैं, ये क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए। एक इंसान होने के नाते तो आना ही चाहिए, एक टीचर होने के नाते तो सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज़ द इफ़ेक्टिव वे टू लर्न, सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है लर्निंग का, कोई चीज़ सीखने का, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो लर्निंग में हेल्प करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं
कैसे हम भूल जाते हैं, कैसे हम कुछ सीख लेते हैं, हम कितना सीखे हैं कितना नहीं सीखे हैं, इस चीज़ को हम कैसे मेज़र करेंगे। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें कहाँ मिलता है? हमें साइकोलॉजी से मिलता है। कहाँ से मिलता है? साइकोलॉजी। ठीक है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ी? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ी, और ये सभी चीज़ें एजुकेशन से रिलेटेड है। देखिए, एजुकेशन दोस्तों जो है वो एक बहुत छोटी टर्म नहीं है कि स्कूल या कॉलेज में जो हो रहा है वो पढ़ रहे हैं आप, वो एजुकेशन है। एजुकेशन का जो ब्रॉड व्यू है वो फॉर्मल, इनफॉर्मल, इन सभी चीज़ों को जोड़ करके एजुकेशन बनता है। जो कुछ भी आप सीखते हैं, यहाँ से घर से निकले, सड़क पे गए, कुछ देखा, कुछ समझ में आया, दैट इज़ ऑल्सो अ एजुकेशन, वो भी शिक्षा है। ठीक है, तो कैसे कुछ आप ये सारे क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं? साइकोलॉजी में मिलते हैं, और यही क्या कहलाता है फिर? एजुकेशन साइकोलॉजी। तो ऐसे सभी क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए हमें साइकोलॉजी की ज़रूरत है। वही किस में आ जाता है? एजुकेशनल साइकोलॉजी में आ जाता है। मतलब क्या हुआ? अगर स्कूल या कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक टीचर को वो सारे आंसर की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसे होती है, एक बच्चा कैसे सीखता है, एक बच्चा भूल क्यों जाता है, उन सभी चीज़ों के आंसर टीचर को कहाँ से मिलते हैं? साइकोलॉजी से मिलते हैं। इसीलिए हर एक टीचर को, आप कोई सा भी टीचिंग कोर्स करने जाएं, आप प्राइमरी क्लासेस का करने जाएं, बीएड करें, डीएड करें, एमएड करें, एमए एजुकेशन करें, वहाँ पर उन्हें साइकोलॉजी मतलब कि एजुकेशनल साइकोलॉजी ज़रूर से पढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चा, टीचर जो है ना इन सब चीज़ों को समझता है। पहले क्या होता था? टीचर इन सब चीज़ों को नहीं समझते थे। समझ में नहीं आ रहा है मतलब कि बच्चा क्या गधा है, उसको सिर्फ डंडे का जोर दिखा करके समझाया जाता था। पर अब ऐसा नहीं है। अब हमारी टीचिंग मेथड्स बदलती जा रही हैं। चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग होने लगी। मतलब क्या? बच्चे की प्रॉब्लम समझ के उसे किस तरीके से समझ में आ रहा है, उस तरीके से अब टीचर जो है अपनी टीचिंग को डिज़ाइन करता है। तो टीचर इन सब बातों को समझे, इसलिए उसे ये साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर टीचर को कहाँ से मिल रहा है? साइकोलॉजी से मिल रहा है, जिसके कारण क्या होता है? टीचर इम्प्रूव्स एंड मॉडिफाई, मॉडिफाई नहीं, मॉडिफाई दोस्तों, मोदी जी नहीं, मॉडिफाई इट्स हिज और हर, ठीक है, हिज और हर टीचिंग मेथड्स। ठीक है, तो टीचर क्या करता है? एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ के बहुत सारी चीज़ों को समझता है, जिससे वो अपनी टीचिंग मेथड्स में इम्प्रूवमेंट करता है। ठीक ना, और इन्हीं कारणों से इन क्वेश्चन के कारण से हमारा जो है टीचिंग मेथड लगातार बदलता जा रहा है। टीचर सेंट्रिक से ना होकर के क्या होता जा रहा है? अब चाइल्ड सेंट्रिक होता जा रहा है। चलिए, तो आगे देख लेते हैं हम इसको। तो साइकोलॉजी, इन सब चीज़ों के कारण हमारी जो टीचिंग मेथड है उनमें किस किस तरीके से किन किन चीज़ों में चेंज आ रहा है एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ने के कारण। ठीक है, ये समझ में आई आपको बात कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं हम? एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ने के कारण हमारा जो टीचिंग अप्रोच है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, टीचिंग अप्रोच चेंज हो रहा है, हमारे करिकुलम चेंज हो रहा है, को करिकुलम। ठीक है, इसके अलावा फॉर्मुलेशन ऑफ करिकुलम फॉर डिफरेंट स्टेज, फॉर्मेशन ऑफ करिकुलम फॉर डिफरेंट स्टेज। मतलब क्या हुआ? डेवलपमेंट एज के अकॉर्डिंग जो है करिकुलम अब अच्छे से डिज़ाइन किया जा सकता है, क्योंकि अब हम साइकोलॉजी समझते हैं। टीचर ये समझता है कि इस
उम्र के बच्चे से किस तरीके के क्वेश्चन करना है, किस तरीके से इसको पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। तो फॉर्मेशन ऑफ करिकुलम किसके अकॉर्डिंग होता है, डिफरेंट स्टेजेस के अकॉर्डिंग होता है। उसी के अकॉर्डिंग को करिकुलम एक्टिविटी भी डिसाइड होती है, करिकुलम डिसाइड होता है, टीचिंग अप्रोच में चेंज होता है और हमारी टीचिंग किस तरह बनाई जा रही है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। ठीक है, तो ये था आपके नीड क्यों है, एजुकेशनल साइकोलॉजी की नीड क्यों है, क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ाकर ही आप एक टीचर को एक असली टीचर बना सकते हैं। जब तक वो साइकोलॉजी नहीं समझेगा बच्चों की, वो सिर्फ वो पढ़ा रहा है, उनको एक्चुअली में जो नॉलेज है जिस तरीके से देना चाहिए बच्चों को समझ नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बस अपना जा करके वहाँ पर बोल दे रहा है, तो वो एक अच्छी एजुकेशन नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें हम लोगों ने नेचर और नीड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी देखा है। स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ये हम थर्ड वीडियो जो होने वाला है हमारा, ये सेकंड वीडियो है, थर्ड वीडियो में हम पूरा स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है कंप्लीट करेंगे। फिर हम मूव करेंगे कहाँ, मेजरमेंट, डेवलपमेंट, ग्रोथ, हेरिडिटी और 1 by 1 फिर लर्निंग थ्योरीज की तरफ। तो होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये वीडियो। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।